दास्तान गोई में इस बार पेश करता हूं आप लोगों के सामने कहानी बॉडम। मुझे देवीपुर गए हुए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी ना होगा कि बॉडम की चर्चा ना हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी बहुज्ञता को प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर ही मिला था और न प्रलोभनी। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से ये कहा और गांधी बाबा ने ये जवाब दिया। अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद ना रहे, नहीं तो देश को और भी अदिन देखने पड़ेंगे। असु लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते, उनके मुख फूल की तरह खिल जाते, आत्म अभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती। गद्य कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है। ना हुआ बॉडम नहीं आपका गला ना छोड़ता, आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर बॉडम है कौन, कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बॉडम है। घर में लाखों की संपत्ति है, शक्कर की एक मिल सिवान में है, 2 कारखाने छपरे में है, 3-3, 4-4 सौ के तलब वाले आदमी नौकर हैं। पर इसे देखिए, फटे हाल घुमा करता है। घर वालों ने सामान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए, आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। और बस क्या मजाल कि एक पत्थर भी फेंक पाए हम लोग। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं, पर जो सामने आम का बाग है उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक रात मियाँ जी बोले कि बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी है और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता गाड़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें, बस पूरा बॉडम है। ये बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वो देखिए बॉडम आ रहा है। मैंने कौतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हष्ट पुष्ट युवक था। नंगे सिर, एक गाढ़े का कुर्ता पहने, गाढ़े का ढीला पजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा, बोला, अभी नहीं, फिर आऊंगा। ये कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वो आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो मेरी खूब बुराइयां की होंगी, मुझे ये बॉडम का लक़ब मिला है। मैंने सकचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा रोज लोग करते थे, मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बॉडम ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांव में मुझे लोग उर्फ के नाम से ज़्यादा जानते हैं और मेरा उर्फ बॉडम है। आखिर लोग आपको बॉडम क्यों कहते हैं? उनकी खुशी, और क्या कहूँ। मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूँ, पर मुझे इजाज़त नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूँ। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहेब पहर रात में पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफ़ा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। गोया खुदा के बंदे ना हुए हैं, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, वो पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूँ, आप लोग इतना सिर मगजन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतबार पर होता है, मालिक को कुछ ना कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबारी चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बॉडम हूँ। मेरे ख्याल से तो आपका उसूल ठीक है, ऐसा भूल कर भी ना कहिएगा, वरना एक की जगह 2 बॉडम हो जाएंगे। लोगों के को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं लोगों को बताता रहता हूँ, अखबार मंगाता हूँ, स्मरणा फंड में कुछ रुपए भेजना चाहता हूँ। खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फर्ज समझता हूँ। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूँ। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा हो तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसलिए घर और बाहर मुझे बॉडम का लक़ब दिया गया है। आप तो वो कर रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को ज़रूरत है। मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाढ़ा तक पहनने को मैसर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मीठे लुक्मे उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं जिनकी कलाइयों और मुड्ढों पर सीजनकारी की गई हो।
आप ये बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस के और लोग आपका सा त्याग करने के काबिल नहीं। खलील, मैं इसे त्याग नहीं समझता, न दुनिया को दिखाने के लिए ये भेष बना के घूमता हूँ। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सिवान के महल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहाँ जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसामे, बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी काम साहब का करते थे। मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो उसके उसूल बेअसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती थी कि अगर 5 मिनट की देर हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती थी। मैंने साहब की मिजाज पुरसी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम है। पल्ले दर्जे का आलसी आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया और घर पर मेरी खूब लेदे हुई। पहले बड़ा होने में कुछ कसर थी, वो पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। आपने तो वही किया जो इस हालत में मैं भी करता, बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं हैं। खलील, फिर तो 1 और 2 हो गए। अफसोस यही कि आपका यहाँ कयाम ना रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूँ। इन गंवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारे से ताल्लुक हो गया था। उससे 2 बच्चे और एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए। चमारे लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात ना पूछता था, उनको खाने पहनने को भी ना मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोंपड़े में पड़े रहते थे। जनाब, मुझसे ना देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान खान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूँ। घर में कोहराम मच गया, जिसे देखी मुझ पर त्योरियां बदल रहा है, मगर मैंने परवाह न की। अगर है वह भी तो हमारा ही खून, इसलिए मैं बौड़म कहलाता हूँ। जो लोग आपको बौड़म कहते हैं वो खुद बौड़म है। जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की ममानियत कर दी है। हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा दिया, पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हर चंद मावेला मचाया, पर मेरी कौन सुनता है। उसका कफारा मैंने ये अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गाय लिए जाते देखता हूँ तो कीमत देकर खरीद लेता हूँ। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूँ। ये सब यहाँ हिंदुओं के घरों में है, पर मज़ा ये है कि जिन्हें मैंने गाय दी वे भी मुझे बौड़म कहते हैं। मैं भी इस्लाम का इतना हादी हो गया हूँ कि अब मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। आप ऐसे बौड़म काश मुल्क में और ज़्यादा होते। लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, आम का बाग है, मैं उसकी रखवाली करता हूँ। लोग कहते हैं जहाँ हज़ारों को नुकसान हो रहा हो वहाँ तो देखभाल करता नहीं। जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुस्तैद। जनाब, यहाँ लड़कों का ये हाल है कि एक आम को खाते हैं तो 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूँ कि आम पक जाएं, टपकने लगें, तब जिसका जी चाहे वो चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फ़ायदा। ये भी मेरे बौड़मपन में दाखिल है। ये बातें हो ही रही थी कि सहसा 3-4 आदमी एक बनियों को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो इन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा ये बड़ा बेईमान है, इसके बाँट कम है। अभी इसके यहाँ से सेर भर घी ले गया हूँ, घर पर तोलता हूँ तो आधा पाव गायब। अब जो लौटाने आया हूँ तो कहता है मैंने तो पूरा तोला था। पूछो, अगर तूने पूरा तोला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया। अब ले चलता हूँ थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय जो वहाँ डाक खाने के मुंशी थे बोले इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तोलता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई, लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बाँटों की जांच करनी चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था, उसने अपने सर पर से खली की गठरी उतार कर बोला, साहब ये 11 रुपए की खली है, 6 सेर के भाव से दी थी। घर पर तोला तो 2 सेर हुई। लाया के लौटा दूंगा, पर ये लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा थाने में ही होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा ये सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा अगर मेरे बाँट रत्ती भर कम निकले तो 1000 रुपये डांट दूं। मौलवी साहब ने कहा तो कमबख्त टाँकी मारता होगा, टाँकी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा दोहरे बाँट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और, इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आधा घंटा तक तकरार होती रही। मेरी समझ में ना आता था कि क्या करूं। बनिए को छुड़ाने के लिए जोर दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह ना डरता था, यहाँ तक कि थाने जाने से भी ना डरता था।
ये लोग थाने को जाना ही चाहते थे कि बॉडम सामने आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक टोकरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरा और पीछे एक 7-8 बरस का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, ये कटोरा आप ही का है काजी जी? मौलवी चौंका, हाँ है तो फिर तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? इसलिए कि कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तोला। घी वही है, वजन वही है, बेईमानी गरीब बनी है कि नहीं है, बल्कि काजी हाजी मौलवी जहूर अहमद की। मौलवी, तुम अपना बौड़मपना यहाँ ना दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। तुम लखपति होगे तो अपने घर के, तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर में जाने का? वही जो आपको बनियों को थाने में ले जाने का है, अब ये घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिर पिटाकर, सबके घर में थोड़ी बहुत चीज़ रखी ही रहती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूँ। आज तक गाँव भर में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया था। मौलवी साहब, आप जाते कहाँ हैं? चलिए, आपका हमारा फैसला थाने में होगा, मैं एक ना मानूंगा। बनिया बोला। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज रख कर दूसरों को बेईमान बनाते हैं। ये लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब ना रोके, बनियों को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज भाना था। तब खलील ने अहीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल मैं भी चलता हूँ, तेरे घर से शेर भर खलील लेता आया हूँ। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पे हवाइयाँ उड़ने लगी। बोला, भैया जमाने की कसम, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पनी मिलाकर बेचते हो, मगर आज तुमको इतनी मोटा मर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली, उस पर बनिया से कहते हो कि कम तोला। बनिया, भैया मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रिपोर्ट किए बिना न मानूंगा। अहीर, साहू जी अब की माफ करो, नहीं तो मैं कहीं का ना रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलाई खोलूं या चुपके से घर गिरा लीजिएगा? तुम बेचारे मेरी कलाई क्या खोलोगे? मुझे भी अहीर समझ लिया कि तुम्हारी भपकियों में आऊंगा। खलील लड़के से, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का, मुंशी जी को सशक्त नेत्रों से देखकर बताऊंगा। मुंशी, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील, बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था वो फिर कह दो, दादा मारेंगे। क्यों, तूने रास्ते में शक्कर फाँक ली थी? लड़का रोने लगा, जी हाँ, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं। बनिए के सिर हो गए, यही शराफत है? मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में शरारत की? तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले आए थे? आप गंवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं तो उस पर रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्ट कार्ड आने में बेचते हैं। जब कहिए तब साबित कर दूं, उसे क्या बेईमानी नहीं समझते हैं? मुंशी जी ने बौड़म से मुंह लगाना मुनासिब ना समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बौड़म को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। अब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं मुझे क्या सलाह मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वाले साहब पुलिस से सरतर कांपते हैं, मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरे के बीच में क्या दखल देता है, और यहाँ ये भी बौड़मपन में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलाई खोलना मुनासिब ना थी, ऐसी हरकत बौड़म लोग किया करते हैं। मैंने शिद्दापूर्ण शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है। जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है वो चतुर है, बुद्धिमान है। जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता, वो बौड़म है, निर्बुद्धि है। कहानी थी बौड़म।